जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 8 हमारा पर्यावरण इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दो मुख्य अवयवों द्वारा होती है, पहला अजैव और दूसरा जैव। तो इसमें देखेंगे कि अजैव को दो वर्गों में बांटा गया है, यानी कि जो अजैव घटक होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक वातावरण और दूसरा पोषण। तो हम लोग भौतिक वातावरण में लिखेंगे कि जिसमें मृदा, जल तथा वायु सम्मिलित होते हैं वे सभी भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पोषण का लिखेंगे कि इसके अंतर्गत विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ आते हैं पोषण के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखेंगे तो अजैव का ये खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जैव घटक का बचा, तो लिखेंगे कि जैव को तीन वर्गों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग है उत्पादक। तो इसके बारे में लिखेंगे कि इनमें हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें ही स्वयं पोषी कहते हैं। यानी कि उत्पादक में वैसे पेड़ पौधे आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही उत्पादक कहलाते हैं। अब इसका जैव घटक का दूसरा भाग है उपभोक्ता। तो इसके बारे में लिखेंगे कि जो अपना भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें ही विषम पोषी कहते हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। यानी कि कहने का अर्थ है कि उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी न किसी अन्य रूप से दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, उसे ही कहा जाता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में आप लोग देखेंगे तो हरे पेड़ पौधे इतने ये सभी हैं, उन सभी को छोड़कर जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं वे सभी कहलाएंगे उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे उपभोक्ता को भी हम लोग समझ लिए। अब उसके बाद इसका जो तीसरा भाग होता है जैव घटक का, वह है अपघटनकर्ता। तो इसके बारे में समझेंगे कि ये मृत उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं, उन्हें ही सूक्ष्म उपभोक्ता कहा जाता है। इनमें जीवाणु तथा कवक आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उत्पादक में हरे पेड़ पौधे ये सभी अगर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, और दूसरा के उपभोक्ता में यदि कोई जानवर मर गया या फिर सड़ गया तो इन्हीं सभी को खत्म करने के लिए आते हैं अपघटनकर्ता, जिसमें कि सूक्ष्म छोटे छोटे जीवाणु, कवक ये सभी होते हैं जो कि उन सभी को खाकर समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो पर्यावरण का संतुलन है वह स्थिर हो पाता है। तो आप लोग इसे यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक इसे अच्छे से लिख लेंगे, या फिर आप लोग बुक में देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा, इसको दिया गया है। तो यहाँ से लिखते हुए आप लोग ये लिखते हुए यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो जैव घटक को तीन भागों में बांटा गया है, ये रहा उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता। तो आप लोग इसमें यहाँ तक लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर एक पथीय प्रवाह होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसमें ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा के एक अत्यंत छोटे भाग को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं एवं उत्पादक द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा वापस सौर ऊर्जा में तथा उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा वापस उत्पादकों में नहीं आ सकती है। पिंगलकनाशी अगर अपघटित न हो तो आहार श्रृंखला में उसका क्या प्रभाव होगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि पिंगलकनाशी अपघटित न हो तो फसलों में अधिक होना शुरू होगा। फसल के द्वारा वह आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर तक पहुंचने लगेगा जहां इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अतः सबसे अधिक मात्रा में सर्वोच्च से उपभोक्ता ग्रहण करेंगे। इसके कारण कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे मनुष्यों की मृत्यु भी हो सकती है एवं विभिन्न पोषी स्तर पर प्रतिकूलित असर हो सकता है, यानी कि इसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के बारे में समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि उपभोक्ता मुख्यतः तीन प्रकार के ही होते हैं, पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तथा तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता।
तो प्राथमिक उपभोक्ता में लिखेंगे कि ऐसे जीव जंतु जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उन्हें ही प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो समझेंगे कि हरे पेड़ पौधे होते हैं जो कि उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, ना कि वह कोई भी उपभोक्ता है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं जो कि हरे पेड़ पौधे को खाते हैं वे सभी आ जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। तो जैसे में देखेंगे तो गाय, बकरी, खरगोश, ग्रास हॉपर इत्यादि, क्योंकि ये सभी होते हैं जो कि हरे पेड़ पौधों को ही खाते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता का लिखेंगे कि ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं उन्हें ही द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता वे हो गए जो कि इन सभी को खाएंगे, जैसे कि गाय, बकरी, खरगोश इत्यादि को खाएंगे, वही हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका उदाहरण में देखेंगे तो शेर, बाघ, सर्प, मेढक इत्यादि। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता का लिखेंगे कि ऐसे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं उन्हें ही तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे बड़े बड़े पक्षी हो गए, जो बड़े बड़े मछली हो जाएंगे, और फिर इसके अंतर्गत मनुष्य भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ही होता है ये, आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसका लास्ट 5 नंबर प्रश्न है कि ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है, इससे होने वाली हानियों के बारे में लिखें। तो सबसे पहले हम लोग ओजोन छिद्र के बारे में लिखेंगे कि ओजोन स्तर में आई कमी को ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। यानी कि ओजोन परत में जो कमी पाया गया है उसी को ही कहा जाता है ओजोन छिद्र। उसके बाद प्रश्न था कि ओजोन छिद्र कैसे बनता है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि ओजोन स्तर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं यानी कि O3 से बना हुआ होता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, किंतु कुछ रसायन जैसे कि फ्लोरोकार्बन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक तथा प्राणविक ऑक्सीजन में विखंडित कर देते हैं। यानी कि ये जो O3 है इसको तोड़ देता है अभिक्रिया करके, तो जिससे ओजोन स्तर में छिद्र हो जाती है। यानी कि जब ये टूट जाता है तो उसी में ही छिद्र हो जाता है ओजोन स्तर में। अब इसके बाद प्रश्न था कि इससे होने वाली बीमारियों के बारे में हमें बताना था। तो लिखेंगे कि इससे होने वाली मुख्यतः त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद बीमारी है। यानी कि ये 2 प्रमुख बीमारी है, और भी बीमारियां हैं किंतु ये दोनों प्रमुख बीमारियां हैं। यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएगी तो बहुत से कठिनाइयों का सामना करना होगा। यानी कि बहुत सारे और भी नुकसान हो सकते हैं, किंतु ये 2 मुख्य है, पहला त्वचा कैंसर और दूसरा मोतियाबिंद। तो इसीलिए हमें ओजोन स्तर को बनाए रखना है, उसे सुरक्षित रखना है, ताकि इससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो पाए। यदि ओजोन स्तर में कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसका जो नुकसान होगा वह सीधा मनुष्यों पर भी दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।